हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। मैं हूं प्रियंका और सैंपल पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ है अभी, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है क्लास 12th मैथ्स का। तो सेक्शन ए कंप्लीट है, सेक्शन बी कंप्लीट है, नेक्स्ट है अपना सेक्शन सी। तो उसी को आज की क्लास में हम कंप्लीट करेंगे। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस थे वो आपके 1 मार्क के थे, सेक्शन बी में जो क्वेश्चन हमने किए वो 2 मार्क के थे, और आज की क्लास में सेक्शन सी जो हम करेंगे उसमें जो सारे क्वेश्चन रहेंगे वो 3 मार्क ईच, यानी हर क्वेश्चन 3 नंबर का आपका रहने वाला है। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और लेते हैं अपन अपना सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्या बोला जा रहा है? फाइंड दिस। तो देखिए, अगर चैप्टर 7 अभी तक आपने कंप्लीट कर लिया है तो ये क्वेश्चन आप बड़े आराम से कर लेंगे और फटाफट से आपको 3 नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं हम। तो यहां पर हमको बोला है फाइंड दिस। तो ये एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है। इससे हम इसको सबसे पहले तो फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने किया कि लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां पर आ जाएगा रूट के अंदर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर और ये अपना dx। अब यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर लगाएंगे हम यहां पर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से हम या फिर ए एक्स प्लस ए या एक्स माइनस ए का फॉर्मूला बनाएंगे। ये कैसे पता चलता है अपने को? तो जब हमने डिटेल में चैप्टर 7 को कवर किया कि उसमें हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये एक्स स्क्वायर है, इसका कॉफिशिएंट जो भी है वो वहां से हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर कोई कॉफिशिएंट तो नहीं है एक्स स्क्वायर का, बट ये नेगेटिव है। तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव बनाओ। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे हम, ये हमने लिखा dx अपना एज इट इज, ये अपन ने रूट लगाया और यहाँ पर से अपन ने माइनस साइन कॉमन लिया। अब देखो, माइनस साइन कॉमन लोगे तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। ठीक है, तो ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर अपना पॉजिटिव हो गया, 2x अपना पॉजिटिव हो गया और जो 3 है वो हो गया नेगेटिव। तो सबसे पहला काम एक्स स्क्वायर अपन ने पॉजिटिव बना लिया। अब दूसरा काम क्या है अपना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगानी है। तो देखो, इन दोनों को अगर देखो तो x प्लस ए का होल स्क्वायर या x माइनस ए का होल स्क्वायर इस वाले टर्म पर डिपेंड करता है, और आप देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, प्लस का 2x है, यानी जो 2ab वाला टर्म होता है उसी से पता चलता है कि x प्लस ए है या x माइनस ए का होल स्क्वायर है। तो यहां पर अपन क्या करते हैं, ये जो 2x है इसको अपन कंपेयर करते हैं 2ax से। ठीक है, या फिर अपन क्या करो कि ये जो 2 है ना इसी को कंपेयर कर दो 2a से। यहां से अगर आप देखें तो a की वैल्यू आपको मिली 1, हमको चाहिए a का स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर। तो यहां पर 1 स्क्वायर जो है इसको प्लस कर देंगे और ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इस तरीके से अप्लाई होती है। तो यहां पर हमने लगाया i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये अपना dx एज इट इज, राइट। ये अपना रूट लगा रहने दो, यहाँ माइनस लगा रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपना एज इट इज। अब मैंने आपको क्या बताया, a हमारा क्या आया था 1, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 को हम ऐड कर देंगे और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाकी -3 अपना एज इट इज अपने को रखना है। तो आई होप इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, i इक्वल टू ये इंटीग्रेशन, ये dx अपना एज इट इज। अब आप एक चीज क्लियर देखें, क्या क्लियर देखें कि इन तीनों टर्म को आप देखो, हमने 1 को ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए दोनों चीजें करनी होगी। तो इन तीनों टर्म को अगर आप देखो तो यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला बना लिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और -1 -3 ये हो गया -4, और ये रूट अपना एज इट इज। अब आप एक चीज देखें कि ये जो है ये नेगेटिव है। ठीक है, और एक मिनट, यहाँ पर अपन ने ब्रैकेट लगाना भूल गया, ब्रैकेट भी अपने को लगाना है। सो ये ब्रैकेट अपन ने यहाँ पर ऐसा ब्रैकेट ये लगा दिया। ठीक है, अब आप देखें कि ये तो अपना पॉजिटिव है, ये अपना नेगेटिव है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि ये वाला जो माइनस साइन है ऑब्वियसली इसका अंदर अपन ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन रूट के अंदर 4 नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर पॉजिटिव था तो ये हो गया नेगेटिव, यानी जो माइनस हमने पहले कॉमन लिया था उसी माइनस को वापस से हमने अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर अपना एक फॉर्मूला बना है, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, और ऑब्वियसली अपन यहाँ पर समझ रहे हैं तो थोड़ा बहुत 1-2 मिनट ज़्यादा लग जाते हैं, बाकी जब आप खुद से करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ क्या करना है, तो आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना, फटाफट से किया और यहाँ पे आपका काम खत्म और बात भी खत्म। तो ये देखो, ये हो जाएगा आपका रूट के अंदर 2 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग रहा है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जो होता है अपना साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला लग रहा है, लगा दीजिए, दैट्स इट। तो ये अपना आ जाएगा साइन इनवर्स, x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1, और x प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर नहीं है तो t
सब्सटीट्यूट करके नहीं करना, ऑब्वियसली 3 नंबर का क्वेश्चन है तो इतना कॉम्प्लिकेशन यहाँ पर नहीं आएगा। और अपॉन ए की जगह पे क्या है 2 और ये प्लस सी और ये आ गया आपका आंसर। तो इस तरीके से 3 नंबर आ गए आपकी झोली में। अगर इस तरीके से क्वेश्चन फटाफट से अपन कर देते हैं, बस क्वेश्चन को देख के अपने को पहचानना है कि किस तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। तो भाई ये आपका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके और में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी का है। तो जब हमने पूरा जो सैंपल पेपर उसको देखा था तो हमने यही एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर कोई क्वेश्चन आपको दिया है तो उसके और में उसी चैप्टर से क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक है। अब आप देखो, अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। पहले इसको करेंगे फिर बाद में इसको करेंगे, ओके। सो देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफी। 3 फ्रेंड्स गो फॉर कॉफी, तो 3 फ्रेंड हमने पहले से यहाँ पर बनाकर रखे हैं, ठीक है, ताकि चीजें आपको बेटर समझ में आए। दे डिसाइड हु विल पे द बिल। उन्होंने बिल पे करने के लिए सोचा कि कौन बिल पे करेगा। बाय ईच टॉसिंग अ कॉइन, कि भाई हम तीनों जो हैं बारी बारी से कॉइन को टॉस करेंगे। और फिर आगे देन लेटिंग द ऑड पर्सन पे। तो अब आप सोचेंगे कि ऑड पर्सन का मतलब क्या है, तो उसके लिए आगे देखते हैं, कुछ दिया होगा ऑब्वियसली। देयर इज नो ऑड पर्सन इफ ऑल 3 टॉसेस प्रोड्यूस द सेम रिजल्ट। देखो अब इससे अगर आपको मतलब समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, इन 2 से 3 लाइनों से हमको क्या मतलब समझ में आया कि भाई ये जो 3 हैं फ्रेंड्स, ये कॉफी के लिए गए, ठीक है। फिर बिल पे करने की बारी आई तो इन्होंने बोला कि अपन एक तरीका अपनाते हैं कि तीनों अपन कॉइन टॉस करते हैं, ठीक है। कॉइन टॉस करने पे जो भी ऑड पर्सन रहेगा वही बिल पे करेगा। अब ऑड पर्सन की जो डेफिनेशन है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि मान लो कि पहले ने टॉस करा हेड आया, दूसरे ने टॉस करा हेड आया, तीसरे ने टॉस करा तो हेड आया। तो अगर सेम रिजल्ट मिलता है मतलब यहाँ पर कोई भी ऑड पर्सन नहीं है। कहने का मतलब जो भी डिफरेंट रिजल्ट आएगा तीनों में से वो रहेगा ऑड पर्सन। समझ में आ गई बात। तो नो ऑड पर्सन की कंडीशन क्या हो गई कि या तो तीनों टॉस करते हैं तो हेड आ जाए, या तीनों टॉस करते हैं तो टेल आ जाए। तो इस कंडीशन में कोई भी बिल पे नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इफ देयर इज नो ऑड पर्सन इन द फर्स्ट राउंड। मान लो इन्होंने पहली बार टॉस करा, तीनों ने हेड ले आए, तो बोलेंगे यार तीनों में कोई भी ऑड पर्सन नहीं, अब क्या किया जाए। तो इन्होंने बोला फिर से दूसरा राउंड करेंगे। तो दे मेक अ सेकेंड राउंड ऑफ द टॉसेस, तो फिर से टॉस करेंगे दूसरा राउंड, ठीक है। एंड दे कंटिन्यू टू डू सो अंटिल देयर इज एन ऑड पर्सन। और ये जो प्रोसेस है कंटिन्यू, जो राउंड है ये तब तक करने हैं जब तक कि ऑड पर्सन ना आ जाए, ठीक। तो सबसे पहली चीज तो कि अगर कॉइन को टॉस करा जाता है तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो क्लास 10th में भी अपन ने पढ़ा था ये चीज कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली हेड के लिए एक अपना फेवरेबल आउटकम, टोटल पॉसिबल आउटकम 2 है क्योंकि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी की अगर बात करी जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हो जाएगी 1/2, राइट, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि पहले राउंड में अगर कोई ऑड पर्सन नहीं मिलता है तो दूसरा राउंड करो, और दूसरा राउंड में भी कोई ऑड पर्सन नहीं आता है तो तीसरा राउंड करो, और इस तरीके से ये चलते रहेगा, ठीक है। अब लास्ट की लाइन पढ़ते हैं क्वेश्चन की। इन्होंने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड। इन्होंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी अपने को किस चीज की फाइंड करनी है कि जो 3 राउंड हैं वो हुए हैं इसके लिए, है ना। 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड, एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड, ये प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो ये 3 राउंड की प्रोबेबिलिटी अपन मतलब 3 राउंड हो कब सकते हैं, तभी हो सकते हैं कि अगर मान लो पहले राउंड में भी कोई ऑड नहीं मिला, दूसरे राउंड में भी कोई ऑड नहीं मिला, तो तीसरे राउंड में ही ऑब्वियसली ऑड मिलेगा, तभी 3 राउंड हो सकते हैं। अब तीसरे राउंड में कंडीशन क्या क्या बन सकती है अपन रफली समझ लेते हैं। हो सकता है पहले पर्सन का हेड आ गया, दूसरे का भी हेड आ गया, तीसरे का टेल आ गया, तो ये जो टेल वाला है ये ऑड है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि पहले का टेल आया, दूसरे का टेल आया, तीसरे का हेड आया, तो ये ऑड हो गया हेड वाला। ये भी हो सकता है कि पहले हेड आया, फिर टेल आया, फिर हेड आया, तो ये टेल वाला ऑड रहेगा। इस तरीके से कहानी है। अब इस तरीके से तो कई सारी चीजें बन सकती हैं तीसरे राउंड के लिए, ठीक है। तो उसको अपन समझेंगे बाद में। पहले अपन ऑड और नो ऑड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। सो यहाँ पर ये जो तीसरा राउंड है इसके लिए कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, ठीक है। सो ये चीज हो गई अपनी। अब अपन फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड पर्सन, नो ऑड पर्सन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑड पर्सन यानी अपने को कोई ऑड पर्सन नहीं मिल रहा, उसके लिए क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि या तो हो सकता है कि तीनों राउंड में हेड आया हो, या फिर तीनों राउंड में टेल आया हो,
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल टेल टेल, और या फिर हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड हेड हेड, या फिर पहले ने जब पहला जो है उसने भी हेड लाया, दूसरे के टॉस पे भी हेड आया, तीसरे के टॉस पे भी हेड आया, तो ऑब्वियसली दूसरा राउंड होगा। अब दूसरे राउंड पे भी तीनों का टेल आया, ठीक है, तो मतलब इन कंडीशन में कोई भी ऑड पर्सन नहीं आया। ये दो ही कंडीशन बन सकती हैं जिनमें कोई भी अपने को ऑड पर्सन ना मिले, ठीक है। तो अब बस अपन फटाफट से ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो ऑब्वियसली इसका क्या मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, यानी कि अपन टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/2, तो पहली बार की 1/2, दूसरे की भी 1/2, तीसरे की भी 1/2, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी तो टेल की 1/2 है। और का मतलब होता है प्लस, यहाँ पर भी हेड की भी 1/2, 1/2 एंड 1/2, ठीक है भाई। पहले ने टॉस किया, दूसरे ने टॉस किया, तीसरे ने टॉस किया, दिस एंड दिस एंड दिस, एंड मतलब मल्टीप्लाई और मतलब प्लस, राइट। चलो अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से। तो ये हो जाएगा 2 2 4 4 2 8, यानी कि 1/8 प्लस 1/8 विच इज 2/8, यानी कि 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो ऑड पर्सन, यानी कोई ऑड पर्सन नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी तो अपन ने फाइंड कर ली। लेकिन ऑड की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करें, क्योंकि ऑड के लिए तो कई सारी चीजें बन रही हैं। तो भाई क्लास 10th में अपन ने क्या पढ़ा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। और अगर इन दोनों में से कुछ भी फाइंड करना हो, जैसे कि अगर मान लो नॉट ई फाइंड करना है, तो 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई माइनस कर दो, जो चाहिए वो एक माइनस कर दो, तो यहाँ पर वही होगा। अपने को प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड पर्सन फाइंड करनी है ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड पर्सन, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड पर्सन। ओके क्लियर। चलो सो यहाँ पर 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 माइनस 1/4 विच इज 3/4 ये आ गया। अब अपन चलते हैं जो अपने को मेन फाइंड करना। अपने को बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड, यानी 3 राउंड हुए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो ये प्रोबेबिलिटी तभी हो सकती है जब पहले राउंड में भी ऑड ना मिला हो, दूसरे राउंड में भी ऑड ना मिला हो, लेकिन तीसरे में ऑड मिला हो, तभी जाके 3 राउंड हो सकते हैं, राइट। तो यही चीज हम यहाँ पर लिखेंगे। सो अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ exactly 3 rounds of tosses are made. ओके क्लियर, 3 राउंड्स ऑफ टॉसेस आर मेड, इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो ये कब हो सकता है कि मान लो पहले राउंड में कोई भी ऑड ना मिला हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड, ठीक। और क्या हो सकता है, एंड दूसरे राउंड में भी ऑड ना मिला हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो ऑड। भाई पहले राउंड में भी कोई ऑड नहीं मिला, दूसरे में भी कोई ऑड नहीं मिला, तभी तो तीसरा राउंड होगा ना। एंड 3 राउंड तभी हो सकते हैं जब तीसरे में ऑड मिल जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड पर्सन। बस ये प्रोबेबिलिटी अपन पहले फाइंड कर चुके हैं। नो ऑड की क्या है प्रोबेबिलिटी 1/4, तो ये आ गया 1/4 इंटू 1/4, और ऑड की है 3/4, तो ये हो जाएगा 3 4 4 जार 16, 16 4 जार 64। ओके तो ये आ गया आपका आंसर कि 3 ही राउंड होंगे एग्जैक्टली उसकी प्रोबेबिलिटी। तो वो कब हो सकता है कि पहले राउंड में भी ऑड ना मिले, दूसरे में भी ऑड ना मिले, और तीसरे में ऑड मिल जाए। ओके क्लियर, ठीक है। तो इस तरीके से अपना ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो गया क्लियर, ठीक है। ओके आगे चले, अब इसके और वाला ये जो क्वेश्चन है ये करेंगे अपन। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, find the mean number of defective items in a sample of 2 items drawn one by one without replacement from an urn containing 6 item। अब देखिए सबसे पहली चीज देखिए कि यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, मीन पूछा जा रहा है। किसका पूछा जा रहा है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम, यानी कि 2 आइटम का सैंपल है, उसमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, इसके लिए मीन बताना है। तो हमने चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो चुका है अपना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं। तो इसमें हमने समझा था एक्सरसाइज 13.4 में। 13.4 आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगी अगर अभी तक आपने 13 चैप्टर नहीं किया है तो हमसे मीन पूछा है। तो यहाँ पर अगर मीन की अपन बात करें
तो मीन का फॉर्मूला पता है अगर आपको, मीन को ही हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। कभी भी अगर मीन नहीं बोला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बोला है, तो समझ जाइए कि ये क्या पूछा है अपन से, मीन। उसके लिए फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई पी आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n। अब x क्या है अपना, ये है अपना रैंडम वेरिएबल। ये चीजें अपने टिप पे होनी चाहिए कि इसका मतलब क्या है, रैंडम वेरिएबल। और पी आई मतलब कि ये है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो हमको यहाँ पर रैंडम वेरिएबल चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, तभी जाके आप मीन फाइंड कर सकते हो। तो चलिए करते हैं इसकी शुरुआत। सबसे पहले रैंडम वेरिएबल क्या है, तो जिसका आपको मीन फाइंड करना है। मीन किसका फाइंड करना है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स। तो ये है आपका रैंडम वेरिएबल। सबसे पहली चीज पकड़ में आ गई, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या है अपना, x इक्वल टू क्या है अपना, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम। बस प्रोबेबिलिटी में अगर आपने वर्ड्स को पकड़ना सीख लिया ना, तो इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आप आराम से कर लेंगे, ज्यादा दिक्कत वाली चीज नहीं है। ठीक है, तो 2 आइटम में से जो डिफेक्टिव आइटम है, ठीक है, जो भी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है वो है आपका रैंडम वेरिएबल। ठीक है, चलो सो अब एक चीज का ध्यान दें, 2 आइटम को आपको पिक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन टोटल। टोटल आइटम कितने हैं, 6। अब इसमें क्या बोला जा रहा है, विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम, जिसमें कि डिफेक्टिव कितने हैं, 2 हैं। तो ऑब्वियसली नॉन डिफेक्टिव कितने होंगे, 4। तो ये चीज अपने को पता चल गई। अब अपने को बोला जा रहा है कि 2 आइटम पिक करना है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो कि अपन रैंडम वेरिएबल फाइंड करें। तो आप देखिए कि जब हम यहाँ पर ये जो 2 आइटम पिक कर रहे हैं, तो इनमें नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, ये अपना एक्स रहेगा। तो देखो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मान लो अपन ने पहला आइटम उठाया तो वो नॉन डिफेक्टिव निकला, एंड दूसरा आइटम निकाला वो भी नॉन डिफेक्टिव निकला। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम कितने हैं, 0। बात समझ में आ रही है, क्योंकि आपका रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन सैंपल ऑफ 2 आइटम। 2 आइटम में जो भी नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम है वो अपना एक्स रहेगा, यानी अपना रैंडम वेरिएबल। ठीक है, चलो अब दूसरी कंडीशन अपन देखते हैं कि यहाँ पर 2 आइटम अपन उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो सकता है, यहाँ पर 2 कंडीशन अपनी बनेंगी। ठीक है, तो ये हो सकता है कि पहला आइटम हमने डिफेक्टिव उठा लिया, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, और इसका उल्टा भी हो सकता है कि पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव। तो इन दोनों कंडीशन की अगर आप बात करो तो यहाँ पर आपका रैंडम वेरिएबल क्या रहेगा, आप खुद बताइए। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे हैं कि हमको डिफेक्टिव आइटम चाहिए, तो यहाँ पर भी डिफेक्टिव आइटम 1 है, यहाँ पर भी डिफेक्टिव आइटम 1 है। तो दोनों ही कंडीशन के हिसाब से देखा जाए तो अपना जो x है वो 1 हो जाएगा। अपने को नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम चाहिए। अब ये भी हो सकता है आपका कि आपने पहला आइटम उठाया एंड दूसरा आइटम उठाया। ठीक है, तो भाई ये भी तो हो सकता है कि दोनों ही डिफेक्टिव आ जाएं, पहला भी डिफेक्टिव एंड दूसरा भी डिफेक्टिव। इस कंडीशन में अपना रैंडम वेरिएबल क्या हो जाएगा, 2। और इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं बन सकती। अगर अपन 2 आइटम पिक कर रहे हैं, कितने आइटम, 2 आइटम पिक कर रहे हैं, तो पहला डिफेक्टिव हो सकता है, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, या फिर पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव, या तो दोनों नॉन डिफेक्टिव या दोनों डिफेक्टिव। ये चीज हो सकती है। ओके क्लियर, तो उस हिसाब से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, तो यहां से अपना x जो है ये क्या आ गया, 0, 1 और 2। अब एक चीज का ध्यान दें, अपन ने अपना रैंडम वेरिएबल फाइंड कर लिया। अब अपने को क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। किसका, रैंडम वेरिएबल का। तो चलो करते हैं इसको। तो चलो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी बताएंगे अपन किसकी, 1 मिनट, राइट, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। तो अगर 0 की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहां पर क्या है, नॉन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव एंड नॉन डिफेक्टिव। ओके, क्योंकि यहां पर x इक्वल टू क्या है, 0, तो 0 के लिए ये उठाया अपन ने। अब एक चीज का ध्यान दें, यहां पर क्या बोला जा रहा है, 2 आइटम्स ड्रॉन, यानी 2 आइटम निकाल रहे हैं हम 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब क्या हुआ इसका,
देखो अब समझ में आएगा आपको। हमने नॉन डिफेक्टिव आइटम की बात कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी किसी की भी फाइंड करेंगे तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम, राइट। तो अगर आप सबसे पहले ये वाले एन की बात कर रहे हैं, पहले वाले एन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो नॉन डिफेक्टिव आइटम की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल कितने आइटम हैं? 6। और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं आपके? आपको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर नॉन डिफेक्टिव कितने हैं? 4। सो यहाँ हमने लिखा 4, ठीक। एंड अब दूसरा अपन नॉन डिफेक्टिव आइटम निकाल रहे हैं, ठीक है, ये दूसरा वाला है। तो ध्यान दें कि यहाँ पर क्वेश्चन में अपने को बोला गया है विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब कि पहला आइटम निकाला तो इसको अपन वापस नहीं रख रहे हैं, मतलब पहला आइटम निकालने पे ऑब्वियसली एक आइटम की कमी आएगी, ठीक है। तो दूसरे आइटम के लिए अगर बात करें तो टोटल कितने बचेंगे? 5, क्योंकि एक निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही? नॉन डिफेक्टिव की ही हो रही है, मतलब कि नॉन डिफेक्टिव में एक आइटम निकल चुका तो दूसरा निकलेगा। यहाँ नॉन डिफेक्टिव कितने बचेंगे? 3, ठीक है। इस तरीके से अपने को काम करना है। तो ये आ गया 3, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा आपका 3 2 जार 6, 2 2 जार 4 विच इज 2/5। सो ये आ गया आपका 2/5, ठीक। अब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे किसकी? x इक्वल टू 1 की। अब 1 में 2 कंडीशन हो सकती हैं आपकी। क्या कंडीशन हो सकती हैं? या तो पहला डिफेक्टिव एंड दूसरा नॉन डिफेक्टिव, या फिर पहला नॉन डिफेक्टिव दूसरा डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एन, या फिर, या हिंदी में या बोलते हैं, इंग्लिश में और बोलते हैं, और यह हो जाएगा एन डी। ओके, क्लियर। चलो सो अब इसको करेंगे। अब ध्यान दें, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ डी एन, यानी डिफेक्टिव फिर नॉन डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव की बात करें तो टोटल 6 हैं, और डिफेक्टिव कितने हैं अपने? 2। तो पहले वाले के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड दूसरा नॉन डिफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली विदाउट रिप्लेसमेंट वर्ड यूज हुआ है, तो यहाँ बचेंगे सिर्फ 5 आइटम। अब एक चीज का ध्यान दें कि यहाँ डिफेक्टिव की बात हो रही थी तो डिफेक्टिव 2 थे। अब दूसरा अपन निकाल रहे हैं नॉन डिफेक्टिव, तो डिफेक्टिव में ही कम हुआ है, नॉन डिफेक्टिव में कम नहीं हुआ, तो नॉन डिफेक्टिव जितने हैं उतने ही रहेंगे, 4, ठीक। तो ये आ गया अपना 4, ठीक। चलो, और का मतलब हो जाता है प्लस। अब देखो, यहाँ पर पहला आइटम नॉन डिफेक्टिव निकाल रहे हैं, तो टोटल अपने कितने हैं? 6, और नॉन डिफेक्टिव कितने हैं अपने? देखो जरा, नॉन डिफेक्टिव ये रहे 4, ठीक। अब डिफेक्टिव की बात करें, अगर डिफेक्टिव की, तो पहला नॉन डिफेक्टिव निकला है, मतलब नॉन डिफेक्टिव वाले में जो 4 है वो कम हुए हैं, लेकिन दूसरा अपन डिफेक्टिव निकाल रहे हैं तो ये तो 2 के 2 ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया 2 अपॉन, और एक कम हुआ है 5। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 4/15, प्लस ये भी हो जाएगा 2 3 जार 6, 4/15 विच इज 8/15। ओके, चलो अब तीसरे की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो ये कब हो सकता है? जब दोनों डिफेक्टिव निकल जाएं, है ना, पहला भी डिफेक्टिव निकल जाए एंड दूसरा भी, ठीक। तो चलो इसको फाइंड करेंगे। तो टोटल आइटम है 6, डिफेक्टिव कितने हैं देखो जरा? 2, एंड बचे कितने? 5 टोटल, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान दें, ये भी डिफेक्टिव है, तो दूसरा जो डिफेक्टिव निकालोगे तो डिफेक्टिव में से एक कम हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ये 1। ओके, तो ये हो जाएगा 2 3 जार 6, 5 3 जार 15, 1/15। ओके, तो हमने रैंडम वेरिएबल भी फाइंड कर लिया, प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे? मीन फाइंड कर सकते हैं, तो उसके पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाएंगे, राइट। सो इस तरीके से यहाँ पर बना लेते हैं अपन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो यहाँ पर अपना रैंडम वेरिएबल, ठीक है, यहाँ पर अपना प्रोबेबिलिटी, तो ये आया था 0 1 और 2। अब 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी आई थी अपने? 2/5, 8/15 और 1/15, ठीक, यही आई है। हाँ चलो, सो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल अगर आपके पास आ गई है तो आप आराम से मीन फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम मीन फाइंड कर लेंगे, ठीक है।
मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल, या फिर इसको हम कहते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। ये होता है अपना समेशन एक्स आई पी आई वेयर आई इक्वल टू 1 to n। चलो अब करेंगे क्या, इसमें एक्स आई इंटू पी आई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन लगाए प्लस लगाएंगे, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, समेशन के कारण प्लस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो 0 इंटू 2/5 प्लस 1 इंटू 8/15 प्लस 2 इंटू 1/15। ओके 2/5 ही है ना, हाँ चलो बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया आपका। तो ये हो जाएगा आपका 8/15 प्लस 2/15 विच इज 10/15, 5 2s are 10, 5 3s are 15, ये आ गया आपका आंसर। तो देखो मीन फाइंड करने के लिए ये चीज़ चाहिए, और इसको फाइंड करने के लिए हमने इतना सारा ये जो है काम किया। ओके ठीक है, तो आई होप अपना ये जो क्वेश्चन नंबर 27 है ये आपको समझ में आया होगा, ये भी कंप्लीट हो गया है। अब बढ़ेंगे अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 28 में दिस और दिस, इन दोनों में से अपने को करना है। तो अगर आपको चॉइस मिल रही है हमेशा जब, तो पहली चीज तो ये देखो कि कौन सा आपको बिल्कुल अच्छे से आता है। पहली चॉइस आपकी यही होनी चाहिए कि जो बिल्कुल मेरे को करेक्ट अच्छे तरीके से आता है वही करना है, ठीक है। लेकिन अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो जिसमें कम टाइम लगे वो करो, तो ये वाला जो है आपका, इसमें लगेगा बहुत कम टाइम इसके कंपैरिजन में। ओके ठीक है, तो चलो अपन को तो यहाँ पे दोनों ही करना है, तो अपन दोनों ही करेंगे। तो सबसे पहले अपन ये वाला करेंगे, फिर ये वाला करेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर अपने को बताना है, सबसे पहले तो अपन ने ले लिया लेट आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ π/6, ये आ गया π/3 dx अपॉन 1 प्लस रूट 10x। ओके, अब 10x को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। तो लिख दीजिए, जो दिमाग में आ रहा है 10 को देख के हमेशा यही दिमाग में आता है कि साइन अपॉन कॉस, ठीक है। तो ये हो गया π/6 अपना एज इट इज, ये हो गया अपना π/3, ये dx अपना एज इट इज। यहाँ पर अपन ने लिखा 1 प्लस रूट, यहाँ पर आ गया साइन एक्स, ओके, और अपॉन रूट कॉस एक्स। ऑब्वियसली 10 पे लगा हुआ है रूट, तो साइन पे भी और कॉस पे दोनों पे रूट आएगा। अब एलसीएम वगैरह लेके जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो, जब एलसीएम लोगे इसके अपन में कुछ नहीं है 1, ठीक है। तो रूट कॉस एक्स का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ रूट कॉस एक्स आएगा, ठीक है। और पूरे के डिवाइड में रूट कॉस एक्स आएगा जो कि ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेप अपन डायरेक्ट करेंगे। चलो सो ये आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन π/6, ये आ गया π/3, यहाँ आ गया अपना रूट कॉस एक्स अपॉन, यहाँ आ गया रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, ठीक है। और ये dx अपना एज इट इज, ठीक है। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब इसमें हम लगाएंगे एक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी लगाने के बाद अपना काम आसान हो जाएगा। क्या लगाएंगे प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में लिख देती हूँ। प्रॉपर्टी होती है अपनी a to b f of x dx, और इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f, x की जगह पे आ सकता है a प्लस बी माइनस एक्स dx। a प्लस बी, a और b क्या है अपनी लिमिट, तो लिमिट यहाँ पर अपने पास क्या है क्वेश्चन में, π/3 π/6, यानी कि दोनों को ऐड करना पड़ेगा। π/3 π/6 को मैं पहले ही ऐड करके आपको बता देती हूँ। π/3 π/6 दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे, यहाँ आ जाएगा 6, 3 2s are 6, यहाँ आ जाएगा 2π प्लस पाई, तो ये क्या हो जाएगा अपना 3π/6, यानी 3 2s are 6, तो ये आ जाएगा π/2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर जब क्वेश्चन करेंगे तो इन दोनों को इस तरीके से प्लस करने की बजाय इसका सीधा जो रिजल्ट आया है π/2 वो लिख देते हैं। ओके चलो सो करते हैं। तो यहाँ पर i इक्वल टू π/6 π/3, ठीक, रूट, ये हो गया कॉस, और π/6 प्लस π/3 को हमने ऐड करके देख लिया क्या आ रहा है π/2, तो यहाँ हमने लिखा π/2 माइनस एक्स, राइट। चलो डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा अपना, रूट के अंदर कॉस ब्रैकेट π/2 माइनस एक्स प्लस रूट, यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स, और ये dx। अब देखो यहाँ पर 90 माइनस थीटा, तो हमको ये चीज़ पता है क्वाड्रेंट का जो कॉन्सेप्ट है उससे अपने को ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी है साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे जो रेशो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, और 90 प्लस या 90 माइनस पे साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अपना रूट के अंदर साइन एक्स, रूट के अंदर साइन एक्स, रूट के अंदर कॉस एक्स। ओके, सो ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 3, ये हो जाएगा रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन, ये हो जाएगा रूट साइन एक्स, ये हो जाएगा रूट कॉस एक्स। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। और अब आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करके, तो इसका डिनोमिनेटर भी रूट साइन एक्स कॉस एक्स है, इसका डिनोमिनेटर भी रूट साइन एक्स कॉस एक्स है, दोनों की लिमिट भी आप देख रहे हैं सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट हैंड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगा। ओके, चलो, सो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, तो ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा i प्लस आई इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट कॉस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स और डी एक्स प्लस पाई बाय 6 पाई बाय 3 रूट साइन एक्स डी एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ओके, तो अब आप देखो इसके बाद आपको क्लियर दिख रहा है कि देखो दोनों की लिमिट तो सेम ही है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो, और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो आप देखें i प्लस आई हो जाएगा 2i इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, राइट। डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेंगे तो वही का वही आ जाएगा, ये आ जाएगा रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, न्यूमरेटर में आ जाएगा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स, राइट। ये ब्रैकेट लगाओ और ये डी एक्स। देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आ जाएगा 1। तो कितना सिंपल हो गया है ना। तो ये हो जाएगा देखो 2i इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 1 डी एक्स। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है सबको पता है भाई, x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो हो जाएगा x। ठीक है, सो ये हो जाएगा। तो कितना सिंपल हो गया, इंटीग्रेशन तो अपन ने करा ही नहीं, अपन ने इतना सिंप्लीफाई कर लिया उसको कि इंटीग्रेशन करने के लिए सिर्फ अपने पास बचा 1। तो 1 को करेंगे तो ये हो जाएगा x, लिमिट नहीं भूलना है, ये है अपना पाई बाय 6 टू पाई बाय 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिमिट रख दो तो 2i अपना एज इट इज रहने दो, ये हो जाएगा अपना पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 6, 3 2 6, 2 पाई माइनस पाई विच इज पाई बाय 6 और ये है 2i, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 6 2 12। ओके, तो इस तरीके से ये आ गया आपका आंसर। ओके, लीजिए पाई बाय 12, राइट। तो इस तरीके से ये हो गया अपना कंप्लीट। लेकिन हाँ ऑब्वियसली टाइम इसने थोड़ा सा लिया। अब आप कंपैरिजन में ये और वाला करेंगे तो आपको लगेगा इसमें तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है मॉडल्स देख के अपन सोचते हैं यार इसकी डेफिनेशन है, फिर उसको हम तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, फिर करेंगे। बहुत आसान है, चलो इसको करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कैसे अपन इसको कम टाइम में कर सकते हैं। देखो इसके और वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो सबसे पहली चीज तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मॉडुलस एक्स क्या होता है, बिल्कुल आराम से इत्मीनान से समझना है इस चीज को। अगर क्लियर है तो कोई बात नहीं है। और एक चीज और कि देखिए जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्लो लगता है वीडियो, तो आपके पास ऑप्शन है वीडियो की प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखिए, थोड़ा और मजा आएगा। ठीक है, चलो तो मॉडुलस एक्स की डेफिनेशन होती है पॉजिटिव एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, नेगेटिव एक्स जब एक्स इज लेस देन 0। लेकिन अब आप बोलेंगे यहाँ तो मॉडुलस एक्स माइनस 1 है, तो बिल्कुल उसके लिए भी कर रहे हैं अपन। देखो मॉडुलस एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा सबसे पहले तो पॉजिटिव एक्स माइनस 1 और नेगेटिव एक्स माइनस 1, ये दोनों ही वैल्यू देगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 1 है, नेगेटिव 1 है, इसलिए जब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, तो यहाँ लिखेंगे पॉजिटिव 1। जब इनइक्वलिटी को सॉल्व करना तो अपने को आता है कि भाई यहाँ पर है एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, तो बोथ साइड हम 1 को ऐड करेंगे, तो यहाँ एक्स माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ पर 0 प्लस 1, तो 1 से 1 कैंसिल होकर एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास 11 से सीख रहे हैं इनइक्वलिटी सॉल्व करना अपन, और ये हो जाएगा एक्स इज लेस देन 1। तो यहाँ पर
अब आप देखें कि अपने को जो लिमिट दी है वो 0 से 4 दी है, लेकिन अपने को ये चीज़ पता है कि मॉडुलस एक्स जो होता है हमेशा ब्रेक होता ही है, अलग अलग वैल्यू के लिए अलग फंक्शन देता है। हमने देखा कि यहाँ पर जो आपका फंक्शन है ये 1 पर ब्रेक हो रहा है, और यहाँ पर जो लिमिट है वो 0 से लेके 4 तक है, और 0 और 4 के बीच में 1 आता है, मतलब फंक्शन ब्रेक होगा, 0 से 1 अलग होगा, 1 से 4 अलग होगा। तो अपन इस लिमिट को ब्रेक पहले ही कर लेते हैं, ठीक। सो चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो i इक्वल टू 0 to 1, ठीक, मॉडुलस x माइनस 1 dx प्लस 1 to 4 मॉडुलस x माइनस 1 dx, राइट। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ का ध्यान दें कि अब अपन चलते हैं फंक्शन की डेफिनेशन पे। तो ये क्या है, 0 to 1 यानी 1 से छोटी वैल्यू। तो x इज लेस देन 1 यहाँ आ रहा है, और x इज लेस देन 1 के लिए मॉडुलस x माइनस 1 वैल्यू दे रहा है माइनस x माइनस 1। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 0 to 1 माइनस x माइनस 1 dx, ओके, प्लस अब आते हैं अपन 1 से लेके 4 तक। तो 1 से लेके 4 तक मतलब 1 से बड़ी वैल्यू। तो यहाँ पर देखें x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1 के लिए आ रहा है x माइनस 1। सो यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 dx। अब तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते हैं अगर इंटीग्रेशन आपने पढ़ लिया है तो कर देते हैं इसको सॉल्व फटाफट से। ये हो जाएगा i इक्वल टू, ये माइनस साइन रहने दीजिए आप, x को अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन 2, 1 को करेंगे तो आ जाएगा x, लिमिट लगा दीजिए 0 to 1, राइट। प्लस यहाँ पर भी यही करेंगे, x को करेंगे इंटीग्रेट तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और 1 को करेंगे तो हो जाएगा x, और ये 1 to 4। अब आखिरी काम रह गया है लिमिट रखने का, तो रख देते हैं i इक्वल टू, ये माइनस अपना बाहर रहने दो। सबसे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, देखो 1, तो 1 रखोगे यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 अपॉन 2, और यहाँ पर 1, ठीक। तो ये हो जाएगा हाफ माइनस 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 यहाँ 0 सब 0, तो ये 0, ओके। तो ये रख दिया अपन ने, इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का काम हो गया। अब लगाया प्लस, ये ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ पर अपन अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले 4, तो यहाँ रखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर 4 4 16 अपॉन 2 माइनस 4, तो अपर लिमिट रखिए, अब माइनस रखेंगे लोअर लिमिट, ठीक है। इसमें हमने सिर्फ 4 रखा है अभी, अब 1 रखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 2 माइनस 1। बस इसको सॉल्व करने का काम रह गया है। तो एक चीज देखें, हाफ माइनस 1, हाफ माइनस 1 मतलब कि माइनस हाफ, माइनस हाफ और माइनस यानी कि प्लस हाफ, प्लस 2 8 जार 16, 8 माइनस 4 4, हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, और ये वाला माइनस पॉजिटिव हाफ, हाफ प्लस हाफ 1, तो 4 प्लस 1 यानी कि क्या आ गया 5, और ये आ गया आपका आंसर। तो आप देखें, अब क्योंकि ऑब्वियसली हमने चीज़ों को समझा तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप देखें ये पूरी कहानी अगर आपको समझ में आ गई कि भाई हमारा जो मॉडुलस फंक्शन है ये ब्रेक होता है अलग अलग वैल्यू के लिए, तो इसकी हमने जो लिमिट थी उनको ब्रेक करके इस तरीके से अपन इसको सिंप्लीफाई करके और आराम से इसको इंटीग्रेट करके खत्म कर दिया। ओके, तो सिंपल था। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्लियरली कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ये जो क्वेश्चन है ये आप ये समझ लीजिए कि आप इस चैप्टर को करेंगे तो इससे तो क्वेश्चन आना ही आना है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। कुछ पैटर्न को पकड़ के चलिए और देख लीजिए क्या ये पैटर्न बन रहा है, क्या इसमें ये पैटर्न बन रहा है, और सॉल्व कर लीजिए, ठीक। क्योंकि उनकी स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करिए और क्वेश्चन आपका होगा ही होगा, ठीक है। तो देखिए इसके और में ये क्वेश्चन है, और आप देख रहे हैं दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले अपने पास क्या है, y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। तो भाई इसको कर सकते हैं अपन सॉल्व। क्या करें, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स बनाओ, तो ये वाई डी एक्स अपना एज इट इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, डी वाई इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई
और y को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। अब देखिए यहाँ पर अपना कौन सा फॉर्म बन सकता है, एक तो अपना बन सकता है कौन सा, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर dx अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, या फिर बन सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। लेकिन हमको बनाना वो है जो बन सके। तो देखो यहाँ पर आप देखो तो ये डी एक्स अपॉन डी वाई हो रहा है। अब इसको देखो अगर आप, तो ऑब्वियसली x माइनस वाई स्क्वायर से हम y में डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन y से हम x माइनस वाई स्क्वायर में डिवाइड कर सकते हैं जो सिंपल हो सके। तो हम करते हैं, इसको हटा देते हैं, dx अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई। ठीक, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो ये हो जाएगा ये, और ये dx अपॉन डी वाई। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म बनाना है अपने को। तो dx अपॉन डी वाई अपने को दिख रहा है प्लस पी एक्स, तो x तो ये दिख रहा है, ठीक है, ये तो x अपने को दिख रहा है, और बाकी जो है ये p है, तो अपन इसको उस तरफ ले चलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इधर ही लिख लेते हैं यहाँ पर अपन, ये हो जाएगा dx अपॉन डी वाई प्लस 1 अपॉन वाई एक्स इक्वल टू वाई। तो ये अपना देखो ये वाला फॉर्म बन गया, ये वाला। यहाँ से कंपेयर करके सबसे पहले p और q की वैल्यू फाइंड करो। तो देखो p अपना क्या हो गया y, और q अपना 1 अपॉन वाई, और ये हो गया y। तो p और q की वैल्यू सबसे पहले अपने को फाइंड करना है। तो p अपना हो गया 1 अपॉन वाई एंड q अपना हो गया y। तो ध्यान दें कि कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये वाला फॉर्म बन रहा है। तो अपन ने देखा कि p वही रहेगा जो x के मल्टीप्लाई में, तो x के मल्टीप्लाई में आपको 1 अपॉन वाई दिख रहा था, ठीक है, तो ये क्या हो गया p, और ये हो गया आपका q। ठीक, चलो सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे अपन। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, e की डिग्री इंटीग्रेशन p। अब dx होगा कि dy, ये किस पे डिपेंड करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में हो रहा है डेरिवेटिव, तो y के रिस्पेक्ट में ही यहाँ पर करेंगे। तो ये हो जाएगा p क्या है अपना 1 अपॉन वाई, तो e की डिग्री 1 अपॉन वाई डी वाई, जो कि हो जाएगा e की डिग्री log y, और ये हो जाएगा y। ओके, चलें। अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो आप आराम से यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है, यहाँ पर x इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन, फिर यहाँ पर y, फिर यहाँ पर अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक मिनट, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस सी। देखो जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर आप देख लीजिए जो आपकी इक्वेशन बनी है, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है, तो यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर भी y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। दूसरा फॉर्म बनेगा तो वहाँ पर आप देखेंगे कि x के रिस्पेक्ट में जो भी हो रहा है, तो x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ठीक है, अब वैल्यू रख दो, दैट्स इट। तो यहाँ पर x एज इट इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका आया है y, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q की वैल्यू भी y है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी y है, और ये dy और प्लस सी, इसको सॉल्व कर लो, आ गया आपका आंसर। तो ये x y इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर डी वाई प्लस सी। तो ये हो जाएगा एक्स वाई, अब देखो y को इंटीग्रेट करना है y के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा वाई क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। और एक स्टेप और आप क्या कर सकते हैं कि x इक्वल टू, वाई को उधर भेजोगे डिवाइड में, तो वाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस सी अपॉन वाई, और ये आ गया आपका आंसर। तो बस हमको देखना है कि भाई कौन सा फॉर्म बन रहा है, देख लीजिए और आराम से क्वेश्चन की प्रोसेस है पूरी, पी क्यू फाइंड करिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करिए, जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है, और खत्म। ओके, चलें आगे बढ़ें। अब इसके और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको करते हैं, ये भी बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो अपन ने क्या लिखा यहाँ पर, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डी एक्स। तो यहाँ पर भी सबसे पहले तो डी वाई अपॉन डी एक्स या डी एक्स अपॉन डी वाई का फॉर्म बनाओ। कैसे करेंगे, देखो ये डी एक्स वाला टर्म है, ये भी डी एक्स वाला टर्म है, तो डी एक्स वाले टर्म को सबसे पहले एक तरफ कर लेते हैं, जिससे कि डी एक्स अलग हो जाए, डी वाई अलग हो जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्स डी वाई एज इट इज, वाई इस तरफ जाएगा प्लस का जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ओके, प्लस वाई डी एक्स। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब दोनों में से अगर डी एक्स कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस वाई, या फिर इसको वाई को पहले लिख लेते हैं अपन, वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये डी एक्स अपन ने लिया है कॉमन। ओके, अब इस डी एक्स को इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में जाएगा, बिल्कुल सीधी सा बात है यहाँ तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर अगली स्टेप में करते हैं, यहाँ पर तो अपन ने लिखा ही हुआ है, तो एक्स डी वाई। ओके, अब देखो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये वाला जो एक्स है इसको इस तरफ भेजेंगे डिवाइड में, तो ये हो जाएगा आपका वाई प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के होल अपॉन में एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। देखो यहाँ वाई अपॉन एक्स है, इस एक्स को दोनों के साथ अगर अलग अलग कर दें, अगर ये भी वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आ जाता है तो अपना काम बन जाएगा, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन सकती है। तो यहीं कहीं करती हूँ मैं, यहाँ पर वाई अपॉन एक्स, वाई के साथ एक्स को अलग स्प्लिट कर लिया प्लस। अब एक चीज़ का ध्यान दें, देखो ये रूट वाली वैल्यू है, अगर एक्स रूट के अंदर जाएगा, देखो अगर एक्स जो है वो रूट के अगर अंदर है, एक्स स्क्वायर में है, रूट से बाहर आके एक्स होगा, तो एक्स अगर वापस से रूट के अंदर जाएगा तो स्क्वायर में जाएगा, तो बस यहाँ पर यही करेंगे हम, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स पे रूट नहीं था लेकिन रूट के अंदर भेजना है तो ऑब्वियसली स्क्वायर में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आ जाएगा आपका डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, और यहाँ पर भी अपन स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर अलग और वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर अलग, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना रूट के अंदर 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो देखिए ये बन गई आपकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अपन आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने की इसकी भी स्टेप्स हैं, कैसे करना है। सबसे पहले तो अपने को देखना है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, तो अगर इस फॉर्म में आ गई मतलब ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या आया, वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में आया है, मतलब वाई अपॉन एक्स को एक दूसरा वेरिएबल अपन लेंगे। सो यहाँ पर अपन ने लिया कि लेट वाई अपॉन एक्स इक्वल टू वी, तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी एक्स। अब यहाँ पर आप देखें ये आया है डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हुआ है, तो इसको भी अपन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये स्टेप्स हैं, प्रॉपर स्टेप्स के साथ ही इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अपन ने x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस एक्स एज इट इज वी का करेंगे तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स। ओके, अब क्या करेंगे अपन, अब देखो ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स है, ऑब्वियसली अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स, और डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू अपने पास है तो यही वैल्यू रख देंगे। तो चाहो तो इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 1 से डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो ये मैंने साइड में ऐसे ही लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। चलो, तो ये क्या है अपना y अपॉन एक्स प्लस रूट 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का स्क्वायर इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इतना क्लियर हो गया। अभी अपन ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू थी ये उठा के रखी हुई है। अब अभी अपन ने देखा कि y अपॉन एक्स को अपन ने v लिया, तो यहाँ पर y अपॉन एक्स है, इधर v रख देते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया v प्लस रूट के अंदर 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। अब आप एक चीज़ देखें, इस v से ये v कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव हैं, अगर एक तरफ ले जाएंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर आ गया 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। इसके बाद जो अपन ने पहली मेथड पढ़ी थी वेरिएबल सेपरेबल, वो यहाँ पर लग जानी है। तो यहाँ पर बाय वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है, तो कर देते हैं v अलग x अलग, डी वी अपॉन रूट 1 प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स अपॉन एक्स। तो वेरिएबल को सेपरेट कर लिया हमने।
अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वेरिएबल सेपरेबल कैसे लगाते हैं बस वही पता होना चाहिए। तो वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, इंटीग्रेट कर देंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो अपना फॉर्मूला लग रहा है, ये लग रहा है 1/√a² प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन और dx। ये वाला फॉर्मूला होता है अपना log मॉडलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a² या a² प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यही फॉर्मूला हमको लगा देना है यहाँ पर। ठीक है, तो लगा देते हैं। तो ये हो जाएगा log x की जगह पे है v प्लस a² एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस v², और ये क्लोज इक्वल टू, ये हो जाएगा log मॉडलस x और प्लस का, ऑब्वियसली log में सब कुछ आ रहा है तो कांस्टेंट भी log c में लेंगे। तो ये हो जाएगा अपना v प्लस रूट 1 प्लस v² इक्वल टू cx। ठीक, लेकिन अब अपने को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर बाहर से कोई चीज़ हम सपोज करते हैं तो वापस से उसको रिप्लेस करते हैं। तो v जो है ये बाहर से लाए थे, यहाँ पर अपन लिख देंगे वापस से y/x। ठीक, तो y/x प्लस रूट के अंदर 1 प्लस y/y² कर लेते हैं इसको, इक्वल टू cx। एक दो स्टेप और बची हैं, यहाँ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर ये हो जाएगा y प्लस रूट x² प्लस y²। ठीक, और अपॉन में जो x आएगा वो उस तरफ भेज देंगे, ये हो जाएगा cx²। तो इस तरीके से ये आ गया आपका आंसर। ओके, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये अपनी। अपन ने सबसे पहले तो देखा कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका यही है कि ये जो y/x या x/y जो भी आता है उसको अपन दूसरा वेरिएबल सपोज करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, जो भी यहाँ पर है। ठीक है, फिर इसके बाद वापस से dy/dx की वैल्यू रख के वेरिएबल सेपरेबल से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही कर देना है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी खत्म। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे। चैप्टर 12 का क्वेश्चन है, और देखिए इनमें सभी क्वेश्चन बिल्कुल वही सेम टाइप के हैं, पूरे सेम टाइप के क्वेश्चन है। अगर एक कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो उस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, इसलिए चैप्टर नंबर 12 को तो पहले ही खत्म कर दो, सेम तरह के क्वेश्चन है सारे। ठीक है, तो हमको बोला जा रहा है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली। तो ग्राफिकली अपने को सॉल्व करना, और क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमाइज दिस सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट अपने ये हैं। तो जिसको मैक्सिमाइज करना है उसको तो बाद में देखेंगे, पहले सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो है इनको अपने को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो फटाफट से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला क्या है अपने पास, x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 200। तो जब भी हम इनको ड्रॉ करते हैं तो इक्वल लेके करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने ले लिया x प्लस वाई इक्वल टू 200। x की जगह पे अपन रख देते हैं यहाँ पर 40, तो y कितना आ जाएगा अपना 160। ठीक है, और x की जगह पे अगर अपन ने 160 रख दिया तो y आ जाएगा 40। अपने को तो 2 पॉइंट चाहिए लाइन ड्रॉ करने के लिए, बस काम बन जाएगा अपना। दूसरा क्या है अपना, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 40। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा x इक्वल टू 40, इसमें तो कुछ ज़्यादा है ही नहीं। फिर तीसरा अपना क्या है, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा x इक्वल टू 20। ठीक है, और फोर्थ है अपना y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। यहाँ से मिल जाएगा y इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखो 4 चीज़ें हैं अपने पास, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, इन चारों को ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो करते हैं सबसे पहले अपना x 40 y 160। तो यहाँ पर जो अपन ने ये ड्रॉ किया है ना, यहाँ पर अपन ने 20 के इंटरवल से लिया है। तो देखो 20 40 60 80 100 120 140 160 180 120, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो 200 तक का था तो हमने 200 के हिसाब से इसको ड्रॉ कर लिया। चलो x 40 y 60, x 40 y 160, मतलब कि ये देखो ये ये 160 है y और x ये 40 है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला है अपना। ठीक, चलो सो ये हो जाएगा अपना, दिख रहा है ये पॉइंट, बहुत बारीक सा है। अब दूसरे की बात करते हैं अपन। दूसरा है अपना x 160 y 40, x 160 y अपना 40, ये रहा ये वाला पॉइंट। ठीक, अब देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर देना है, कर देते हैं भाई।
ठीक, कर दिया ज्वाइन। अब अपने को ये देखना है कि इसका जो सॉल्यूशन है, ठीक है, ये इस तरफ है या इस तरफ है। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि प्लेन इस लाइन के कारण, ये वाली जो लाइन है इस लाइन के कारण प्लेन आपका दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक तो ये एक तो ये। अब देखना है कि इसका सॉल्यूशन इस तरफ है या इस तरफ है। अब इस तरफ चेक करने के लिए यहाँ से कोई पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, और इस तरफ चेक करने के लिए अपने को पॉइंट ढूंढने की जरूरत नहीं है, अपने पास ओरिजिन तो है ही। तो हमेशा सही तरीका यही होता है कि ओरिजिन से चेक कर लो, बेटर है। अगर इस पे सेटिस्फाई हो गया मतलब इस तरफ सॉल्यूशन है, और इस पे सेटिस्फाई नहीं हुआ मतलब ऑब्वियसली यहाँ सॉल्यूशन है। ठीक है, तो चलो चेक करते हैं अपन। सबसे पहले अपन पहली वाली जो लाइन है उसी को चेक कर रहे हैं ना अपन। तो ये है x प्लस वाई, है ना, इज लेस देन एंड इक्वल टू 200। तो ओरिजिन यानी 0 0 रख रहे हैं, तो यहाँ पर 0 प्लस यहाँ पर 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 200। तो आप खुद बताइए, ऑब्वियसली 0 200 से छोटा होगा। कहने का मतलब ये हो गया कि इस लाइन का सॉल्यूशन इस तरफ है। ठीक, चलो तो अपने को पहली लाइन का पता चल गया इस तरफ है। चाहे तो इसको थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर देते हैं, ये कर दिया, आई होप आपको दिख रहा होगा। चलो अब अपन दूसरी लाइन पे चलते हैं कि जो अपनी दूसरी लाइन है ये x इक्वल टू 40, इसको ड्रॉ करेंगे। x इक्वल टू 40 में कुछ नहीं है, y एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ होगा x इक्वल टू 40, यानी ये वाला जो पॉइंट है। तो इस तरीके से ये लाइन अपने ड्रॉ हो जाएगी। तो कर देते हैं भाई। ठीक, तो x इक्वल टू 40 अपन ने, ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, ये वाली लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी x इक्वल टू 40। अब देखना है कि ऑब्वियसली ये जो लाइन है इसका सॉल्यूशन इस तरफ है या इस तरफ है। तो चेक करने का वही तरीका 0 0, तो कर लेते हैं। तो दूसरी लाइन के लिए चेक कर रहे हैं, ये क्या है अपना, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 40। x की जगह पे 0 रखोगे तो 0 इज लेस देन एंड इक्वल टू 40। तो ऑब्वियसली ये अपना ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, मतलब कि 0 0 की तरफ इसका सॉल्यूशन रहेगा। सो अपन क्या करते हैं, इसको भी अपन थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं ताकि अपने को पता चल जाए इसका सॉल्यूशन कहाँ, इस तरफ है। ठीक है, चलो अगली लाइन पे चलते हैं। अगली लाइन क्या है आपकी, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20 यानी x इक्वल टू 20। x इक्वल टू 20 कहाँ है भाई, ये रही। तो ऑब्वियसली इस तरीके से लाइन बनेगी, तो बना देते हैं इसको भी, ये ड्रॉ कर दिया अपन ने। ठीक है, इसको भी ड्रॉ कर दिया। अब अपने को देखना है कि ये वाली जो अपनी लाइन है, ये वाली जो लाइन दिख रही है आपको, इसका सॉल्यूशन इस तरफ है या इस तरफ है। तो ऑब्वियसली इसके इस तरफ अपने को दिख रहा है 0 0, तो यहाँ पर भी 0 0 रख के देखते हैं अपन। तो यहाँ अपन ने रखा x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20, 0 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 20। तो 0 ऑब्वियसली 20 से बड़ा नहीं है, मतलब ये तो फॉल्स आ रहा है। मतलब क्या हुआ इसका, कि इसका जो सॉल्यूशन है ये इस तरफ है। तो इसको भी थोड़ा सा अपन हाईलाइट कर देते हैं। तो ये एक दूसरा कलर लेती हूँ, रुको। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना जो अगला पॉइंट है, y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू मतलब कि y इक्वल टू 0 यानी जो अपना x एक्सेस होता है वो y इक्वल टू 0 होता है, और ग्रेटर यानी इस तरफ। तो उसमें चेक करने की कोई जरूरत है ही नहीं, ऑब्वियसली इसका सॉल्यूशन इस तरफ ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये हो गया भाई कि अब इन सभी में जो कॉमन एरिया है वो देखो। तो कॉमन एरिया अपने को कौन सा दिख रहा है, ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये कॉमन एरिया है। देखो ये वाला, और यही है अपना फीजिबल रीजन। तो ये बाउंडेड है, तो आसान रहेगा। इसके जो कॉर्नर पॉइंट हैं उन पे अपन चेक कर लेंगे कहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलो। सो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 4 पॉइंट हैं अपने, 1 2 3 4। इन चारों पॉइंट पे अपन देख लेते हैं और चारों को अपन नाम दे देते हैं। तो ये हो जाएगा, ये वाला जो है ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा अपना B, ये वाला पॉइंट है C, और ये वाला पॉइंट है D। अब A के कोऑर्डिनेट अपने क्या हैं, 20 180। B के हैं अपने 40 160। C के क्या है अपने, X है 40, Y है 0, और D के X 20 Y 0। तो ये 4 पॉइंट हैं जो कि फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट पे अपन चेक करते हैं। तो कॉर्नर पॉइंट यानी ABCD पे अपन चेक कर लेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। तो सबसे पहले अपना जो Z है वो क्या है, 400x 300y। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट है अपना A,
ए पे चेक करेंगे, ए क्या है अपना 2180, तो 4 2 जार ये हो जाएगा 8000 प्लस 54 62,000, ठीक है ना। 30 8 और 4 हो जाएगा 12, कैरी 1 5 प्लस 1 6, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट है बी, उसकी बात करते हैं। ये है 4160, 4160, तो 4160 के लिए करेंगे तो 4 4 जार 16, ये ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 64,000, ठीक। तीसरा पॉइंट है सी, जो कि है अपना 40, तो वाई तो 0 ही है, तो 4 4 जार 16,000, और डी की बात करेंगे 20,0, तो 2 4 जार 8, ये। तो आप देख लें, अब इसमें से अपने को क्या बोला है, मैक्सिमाइज दिस, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे, तो आप देख रहे हैं 1 2 3 4, इन 4 वैल्यू में से ये वाली मैक्सिमम वैल्यू है, और किस पर है ये 4160 पे, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अपन आंसर करके, एट x इक्वल टू 40, y इक्वल टू 160, z इक्वल टू 64,000, और यही है आपका आंसर। अपने को मैक्सिमम वैल्यू बतानी थी, बता दी, ठीक है। तो अपने को तो ग्राफिकली बोला था, तो ग्राफिकली अपन ने सारी चीजें कर ली हैं, ओके। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो है, अगर इसको देखा जाए तो सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, ये अपन ने इंटीग्रेशन लगाया, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, अब डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1, जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले मैंने आपको क्लियर बताया है कि पार्शियल फ्रैक्शन लगाने से पहले हमेशा देखना है कि भाई ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं। और आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में यहीं पर चीज़ें फंसती हैं, हम ध्यान ही नहीं देते इन छोटी चीज़ों पे। तो ये पहली बात तो प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से हमेशा छोटी होनी चाहिए, बट यहाँ उल्टा है। न्यूमरेटर में देखें डिग्री 3 है और डिनोमिनेटर में 2 है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डिवाइड करके। तो चलो भाई फटाफट से डिवाइड करेंगे। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 में अपन डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले आएगा अपने पास एक्स, जिससे आ जाएगा यहाँ पर एक्स क्यूब, माइनस 1 का एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। उसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल, ये आ जाएगा 2x प्लस 1, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, अब भाई मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख लो आप इसको। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे आ जाएगा आपका x प्लस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, बाकी dx अपना एज इट इज। तो हमने क्या किया, इसको ऐसे लिख लिया, ठीक। अब अपन आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसमें तो पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा और इसको आप इंटीग्रेट कर ही लोगे। तो अपन क्या करते हैं, ये वाला जो पार्ट उठाते हैं और इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर वापस से यहीं आ जाएंगे। तो इसको दे दो आप सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और यहाँ से अपन उठा लेते हैं 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अपन लिख लेते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब आप आराम से पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो कि नहीं, तो चलो फटाफट से करेंगे इसको। ये हो जाएगा अपना a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। चलो अब ऑब्वियसली इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो 2x प्लस 1 इक्वल टू a एक्स माइनस a प्लस बी एक्स प्लस बी। समझ में आई बात। हमने क्या किया भाई, इसका मल्टीप्लाई ऑब्वियसली इधर हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई डायरेक्ट करके अपन ने लिख दिया। ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 1, एक्स वाले टर्म्स अलग कर लो तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस a प्लस बी। इसके बाद अपन क्या करते हैं भाई, कॉफिशिएंट कंपेयर करते हैं। x के कॉफिशिएंट में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a प्लस बी है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने को मिल जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 2, और दूसरा मिल जाएगा माइनस a प्लस बी इक्वल टू 1। कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट ये कॉन्स्टेंट। अब दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर लो फटाफट से। तो देखो भाई इन दोनों को अगर अपन सीधा सीधा ऐड कर दें तो a से a कैंसिल होकर ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 3। सो b इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो b की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू फाइंड कर लो, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है अपने पास 2,
तो a प्लस बी की वैल्यू 3/2 इक्वल टू 2, तो a इक्वल टू 2 माइनस 3/2, तो a इक्वल टू 2 2 जार 4, 4 माइनस 3 यानी कि 1/2। a और b की वैल्यू आ गई, a और b की वैल्यू यहाँ रखो, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में रख दो। तो a/x+1 b/x-1, सो यहाँ से आ जाएगा आपका 2x+1, राइट, 2x+1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, a/x+1 प्लस b/x-1। तो हमने क्या करा भाई, इसको इस तरीके से लिख लिया। अब आप आराम से इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये अपन रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में इसकी जगह पे, ठीक। चलो, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो भाई पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट अगर एक बार आ गया ना तो इसके क्वेश्चन तो आप फटाफट कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। चलो, सो यहाँ पर आ जाएगा अपना i इक्वल टू इंटीग्रेशन x+1/2 x+1 प्लस 3/2 x-1, और ये अपन ने लगा दिया dx। क्या किया हमने, देखो ज़रा इक्वेशन नंबर 1 में ये x अपना एज इट इज़, इसकी जगह पे अपन ने क्या फाइंड कर लिया, देखो इसकी जगह पे अपन ने ये फाइंड कर लिया, ये रख दिया। अब आराम से इंटीग्रेट करो। तो चलो करते हैं भाई। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx प्लस 3/2 और इंटीग्रेशन 1/x-1 dx। कर दें इंटीग्रेशन, x का क्या हो जाएगा अपना x²/2, इसका हो जाएगा 1/2 log x+1 प्लस 3/2 log x-1 प्लस c, और ये आ गया आपका आंसर। आगे अगर लॉग की कोई प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो क्वेश्चन था अपना क्वेश्चन नंबर 31 ये भी हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो भाई आई थिंक इतने ही क्वेश्चन थे अपने सेक्शन सी में जो कि हो गए हैं कंप्लीट। बाकी इस क्वेश्चन के साथ ही आज की क्लास भी अपनी समाप्त होती है। बाकी आई होप कि क्वेश्चन को आप, मतलब जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में भी आए होंगे और आज का वीडियो पसंद भी आया होगा। भाई वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ही मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में सेक्शन डी के साथ, सो बने रहिए मेरे साथ। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।